मैंने इत्मीनान से अपनी जेब से टार्च निकाल कर रोशन कर ली। वो फर्शी कालीन से आरास्ता ड्राइंग रूम था जहां वस्ती तबाही पर 4 खाली गिलासों के साथ अस्काच की खाली बोतल और शराब नोशी के दीगर लवाज़िम मौजूद थे। लेकिन इन सबसे ज्यादा अहम वो लाश थी जो इसी तपाई के करीब कालीन पर पहलू के बल पड़ी हुई थी। मैंने टार्च बुझाकर फौरन ही अपने पीछे वाली खिड़की पर पर्दा फैलाया ताकि बाहर से किसी को अंदर का मंजर न नजर आ सके, और दोबारा टार्च रोशन करके स्विच बोर्ड की तरफ बढ़ गया। चंद सोनियों में वो कमरा रोशन हो चुका था। मरने वाला एक जवान उम्र सफेद फाम था। उसके जिस्म या लिबास पर तशद्दुद या मुज़ाहमत की कोई अलामत नहीं थी, लेकिन उसकी पेशानी के वस्त में गोली का साफ सुथरा सुराख दूर ही से नुमाया था। मुझे फ्रीडम लॉज की छत पर मारे जाने वालों के बारे में सुनी हुई बातें याद आ गई। अपने हरीफों के दिल यहाँ पेशानी में एक गोली उतार कर इनका खात्मा करना रास अलमांडा का महबूब तरीन मशगला था। लाश की तरफ पेशकदमी करते हुए मुझे सुल्तान शाह का ध्यान आया। मैं अपनी पेशकदमियों में मुनहमिक होकर उसे बिल्कुल ही भूल बैठा था, जबकि वो मेरी तरफ से खतरा टल जाने का इशारा सुनने के इंतजार में बाहर खड़ा सूख रहा था। मैंने पर्दे के करीब जाकर अपने थाने से 2 मरतबा मखसूस आवाज निकाली, फिर पर्दा हटाकर बाहर झांकने का इरादा किया ही था कि फिजा में किसी गाड़ी के इंजन की गजबनाक आवाज गूंजने लगी। यूं मालूम हो रहा था जैसे कोई गुस्से या उजरत में गिर तब्दील किए बगैर डीजल इंजन वाली गाड़ी को तुड़ाए चला आ रहा था। ब्रेकों की पुरशोर आवाज के साथ इंजन की आवाज थम गई तो मुझे अंदाजा हुआ कि वह आवाजें इसी मकान के दूसरी जाने वाली सड़क से आई थी और मेरा नामालूम हरीफ भी इसी तरफ से फरार हुआ था। मेरे ज़हन के किसी गोशे में खतरे का नारा गूंजा, मगर इस वक्त तक मकान का अहाता धपा धप और भारी भरकम कदमों के शोर से गूंजने लगा था। आने वाले बहुत तेजी और बेखौफी से अंदर कूद कर इमारत के गिर्द फैल रहे थे। पुलिस, हथियार डालकर सब लोग बाहर निकला, तुम घेरे में लिए जा चुके हो। फिजा में हाँपती हुई एक बेलोच आवाज गूंजी और मेरा दिल बैठ गया। वो दुश्मन के हरकारे नहीं बल्कि पुलिस वाले थे। इस मकान से भागने वाले ने मैदान छोड़ते हुए भी जबरदस्त चाल चली थी। उसे मालूम था कि अंदर एक लाश मौजूद थी। उसने जाते जाते पुलिस की किसी भी गश्ती दस्ते को खबर दे दी होगी इस मकान में कुछ मुजरिम रिपोश है या फिर डाका पड़ रहा है, और उनकी मोबाइल आनन फानन में वहां पहुंच गई थी। सुल्तान शाह बाहर था। शायद उसने बर वक्त खतरे का इदराक कर लिया था, इसलिए वो मेरे इशारे का जवाब देने या अंदर दाखिल होने के बजाय खामोशी से कहीं खिसक गया था। पुलिस पार्टी मकान के अहाते में दूसरी तरफ से दाखिल हुई थी। इनके बेरहमाना चुंगल से बचने के लिए मेरे सामने सिर्फ एक राह बाकी थी कि मैं पर्दा हटाकर खुली हुई खिड़की से बाहर को चाहता और जिधर सींग समाते उसी तरफ भागता चला जाता। मैंने आखिरी फैसले तक पहुंचने में बहुत तेजी दिखाई थी, मगर पुलिस वालों को न जाने क्या इतला दी गई थी तो वो मुझसे कहीं ज्यादा फुर्तीले साबित हुए। मैंने जो ही खिड़की से पर्दा हटाया, तारीख हाथे से कुर्राट उठी, ओए डाकू, हाथ ऊपर कर ले वरना फैर कर दूंगा। अपनी आजादी को तूल देने के लिए मैं अचानक बैठकर खुद को इस नादीदा सिपाही की जद से बचा सकता था, लेकिन मेरी ऐसी कोई भी हरकत सूरत-ए-हाल को बहुत ज्यादा बिगाड़ सकती थी। वह इसरारी तौर पर बेमकसद फायर कर देता तो उसके साथी भी भड़क सकते थे। मुझे उनकी नफरी के बारे में कुछ मालूम नहीं था। मैं इनके साथ आंख मुचोली में मसरूफ रहता और वह थाने वगैरह से मजीद नफरी तलब करके मेरे फरार की हर राह मसदूद कर देते। मुझे अच्छी तरह इल्म था कि मुकाबले के बाद मुलजिम को अपने काबू में लेने पर पुलिस वालों का रद्द-ए-अमल किस कदर शदीद और बेरहमाना होता है। मेरे एक हाथ में पिस्तौल था और दूसरे में टार्च दबी हुई थी। मैंने अपने दोनों हाथ उठा दिए। शाबाश ओए नर के बच्चे। मुझे ललकारने वाले की आवाज से फातिहाना मुसरत मुतरश्शी थी। तो उन्होंने मेरी बात मान कर मेरा दिल खुश कर दिया। मैं तेरी ओए खाना खराब एक हल्के से धमाके से उसकी बात अधूरी रह गई थी। वह बहुत घुटा घुटा और महदूद धमाका था। उसकी आवाज किसी पटाखे से भी कम थी, लेकिन तारीख अहाते के एक हिस्से में तेजी से तारीख तर धुआं फैलने लगा था। शायद सुल्तान शाह ने मौका के नजाकत भाम का सोराब गोट से लाए हुए शोबदे इस्तेमाल करने का फैसला कर लिया था। मेरे नजदीक सुल्तान शाह का वो कदम खतरनाक और नापसंदीदा था, मगर वो अपनी स्वाबदीद पर पहल कर चुका था। मैं उस धमाके से फायदा उठाता या ना उठाता, पुलिस वाले इसका अजाब मेरे एक खाते में जोड़ देते। मैं धुआं फैलते ही खिड़की से बाहर छलांग लगा दी थी। इस वक्त पुलिस वालों की सारी तवज्जो धमाके और धुएं पर मरकूज हो गई थी। मुझे हैंड्स अप कराने वाला शायद अपनी जगह छोड़कर किसी महफूज आड़ में पहुंच चुका था। उसे मेरा होश ही नहीं रहा था। पीछे रहो, इधर बमबारी शुरू हो गई है। किसी की दहशत ज़दा आवाज सुनकर मैं इसी हालत में भी अपनी बेसाख्ता मुस्कुराहट पर काबू नहीं रख सका। इस वक्त तक मैं धुएं की ओट में पहुंच चुका था। दूसरा धमाका हुआ, वही घुटी घुटी सी आवाज थी। मैं हर तरफ से धुएं में घिर गया था। फिर किसी ने फायर कर दिया। मुझे कुछ इल्म नहीं कि गोली किस तरफ चलाई गई थी। मैं अपनी पिंडलियों की पूरी कुव्वत मुजतमा करके अहाते की दीवार की तरफ दौड़ पड़ा। सुल्तान शाह ने मुझे बदतरीन मुश्किल से 2-4 कर दिया था। धुएं खेल के बमों के धमाकों के बाद पुलिस वाले मुझ पर गालिब आ जाते तो फिर कोई मौजज़ा ही मुझे इस पुलिस मुकाबले में जानू वासिल होने से बचा सकता था। इस वक्त मेरी बका सिर्फ और सिर्फ तेज तरीन फरार में मुस्मर थी। मैं जिस सुरात से अहाते में दाखिल हुआ था उससे कहीं ज्यादा तेजी से बाहर पहुंच गया। सुल्तान शाह न जाने किस वक्त गाड़ी वहीं ले आया था। इसका इंजन बेदार था और अगले दोनों दरवाजे खुले हुए थे। मैं उछलकर ड्राइविंग सीट पर जम गया।
सुल्तान शाह चक्कर लगाने के बजाय दरवाजा खोलकर अकबी नशिस्त पर गिर गया। मैंने बहुत तेजी से गाड़ी आगे बढ़ाई तो झटके की वजह से तीनों दरवाजे पुरशोर आवाज से बंद हो गए। यहाँ से जल्दी निकल चलो। सुल्तान शाह की आवाज से खौफ चलक रहा था। मेन रोड या चौराहे की तरफ जाने के बजाय गलियों ही गलियों में होते हुए खुदा कॉलोनी की तरफ निकलने की कोशिश करो। तुमने बहुत बड़ा रिस्क लिया है। पहले धमाके के वक्त मैं एक सिपाही के निशाने पर था। मैंने पुलिस मोबाइल को तेज रफ्तारी से दूसरी गली की तरफ जाते हुए ना देख लिया होता तो कुछ भी नहीं हो सकता था। अव्वल खान की तरफ से कोई मदद मिलने से पहले वो तुम्हें इतना रिगेट डालते कि तुम भी खुद को ना पहचान पाते। तुम्हारी कार्रवाई कामयाब रही है, इसलिए इस वक्त तुम जो चाहो कह सकते हो। नाकामी की सूरत में नताइज इस कदर भयानक होते कि तुम शायद उम्र भर रोते रहते। हकीकत को देखो, मफरूजों पर बात करके अपनी जुबान मत थकाओ। उसने मेरी बात काट कर कहा, इस वक्त मेरी अकल बुरी तरह चकराई हुई है। हम रास अलमेडा को मारने आए थे, लेकिन यहाँ पुलिस के नरके में फंस गए। कहीं ऐसा तो नहीं कि अव्वल खान का आदमी दूसरे ऑपरेटर समेत पकड़ा गया हो और रास अलमेडा के किसी आदमी ने तुम्हें बहका कर इधर की राह दिखाई हो और तुम उसके बिछाए हुए चाल में फंस गए। अहमकाना बातें मत करो, मैंने चिढ़ कर कहा। वो कॉल दरअसल अव्वल खान के लिए थी। किसी के वहमो गुमान में भी नहीं रहा होगा कि उसने अपना ऑपरेटर्स मेरे हवाले कर दिया। वो बात करता तो रास अलमेडा यही जाल उसके लिए भी इस्तेमाल करता। तुम खुद अंदाजा कर सकते हो कि एसटीएफ के एक अहम अफसर को शहरी पुलिस के हाथों मरवा कर उसे किस कदर खुशी होती। खामोश बैठो और खुद को पुरस्कून रखने की कोशिश करो। देख रहे हो कि पुलिस वालों की गाड़ियां सड़कों पर निकल आएंगी। दुआ करो कि सड़क के अंधेरे में किसी ने हमारी कार के नंबर न देखे हो। चाहे तुम भूल गए कि फ्रीडम लॉज पर हमले से पहले अव्वल खान ने नंबर प्लेट वाली रोशनी के बल्ब निकलवा दिए थे। उसने मुझे याद दिलाया और कहा, किसी ने नंबर देख भी लिया हो तो वो पुलिस को नहीं बताएगा। ये रुझान रोज बरोज जड़ पकड़ता जा रहा है। कानून की मदद करने की कोशिश करने वालों को एक तरफ पुलिस गवाही के चक्रों में रगड़ पड़ती है और दूसरी तरफ दहशतगर्दों की इंतकामी कार्रवाई की दहशत जिंदगी अजाब कर देती है। हम एक दफा यहाँ से निकल जाएं तो बिल्कुल महफूज हो जाएंगे। पता नहीं ये रास अलमेडा कहाँ गायब हो गया। वो 4 थे, 3 गायब हैं और चौथा बेजान हालत में वहां पड़ा हुआ था। चौथा तो क्या उन्होंने सागा को हला कर दिया? सुल्तान शाह ने बेतबारी से पूछा। वह विक्टर या मारून की लाश है। अब अव्वल खान का आदमी ही इसे शिनाख्त कर सकेगा। इसकी पिछानी में गोली मारी गई है। बजाय वो रास अलमेडा का काम मालूम होता है। हो सकता है कि उसने नशे की झोंक में रास अलमेडा के खिलाफ कोई सख्त बात कह दी हो। अपने आदमियों की आजाद ख्याली के बारे में वो बहुत कीना परवर है। देखा जाए तो ये उसका छठा शिकार है। गैरी हार्ट और जेफ मिलर को कैद करके अमेरिका भेज दिया गया। बॉब गोम्स, रेंडल और दिलावर खान को उसने फ्रीडम लॉज की छत पर गोलियां मारकर हलाक किया और अब एक और सफेद फार्म उसकी दरिंदगी की भीड़ चढ़ गया। वह अपने साथियों को फाड़ खाने वाला खूनी दरिंदा है। मेरी समझ में नहीं आता कि फिर भी उसे वफादार साथी कहाँ से मिल जाते हैं। उसकी सफाकियां उन्हें अपना अंजाम क्यों याद नहीं दिलाती। भारी मुआवजे के लालच में लोग हर बुरे काम पर आमादा हो जाते हैं। इस दलदल में जो भी कदम रखता है धंसता ही चला जाता है। बाद में दहशत और ब्लैक मेलिंग की वजह से वो किनारा कशी इख्तियार नहीं कर सकते। अगर अंदर एक लाश मौजूद थी तब भी पुलिस अचानक कैसे आ गई? इससे अपना सवाल फिर याद आ गया। पहले मेरा अंदाजा था और अब मुझे पूरा यकीन है कि मैं आते में कूदा तो अंदर एक आदमी भी मौजूद था। वो खतरा भांप कर दूसरी तरफ से फरार हो गया। जाते जाते उसी ने पुलिस पार्टी को कोई इतला दी होगी। वो जिंदा आदमी रास अलमेडा भी तो हो सकता है। सुल्तान शाह ने राजधानी की ऐसी बुजदली की तवक्का सिर्फ उसी से की जा सकती है। अपने आदमी में वैसी दरिंदा बना रहता है, दुश्मन के मुकाबले में गीदड़ बन जाता है। मैं इसकी दी हुई मिसालों पर हंस से बगैर नहीं रह सका। फिर मैंने कहा, सांप निकल चुका है, अब लकीर को पीटना बेसूद है। वैसे मेरा दिल गवाही देता है को रास अलमेडा नहीं था। रास अलमेडा अपने एक साथी को ठिकाने लगाने के बाद दूसरे साथी समेत किसी महफूज ठिकाने की तरफ चला गया होगा। लाश के साथ सागा मौजूद रहा होगा। सागा के बारे में तो तुम जानते ही हो। मेरे लिए वो एक अजनबी नाम है। सागा एक जमाने में बहुत नडर और दलेर बनवाश हुआ करता था, लेकिन अब उसके दिन फिर चुके हैं। जो लोग गरोह बंदियों में पड़ जाते हैं वो लड़ना फिरना छोड़कर बस मंसूबा बंदियां करते रहते हैं। वो अपने जानिसारों के इशार में हो तो बहुत भी जिगरी दिखाते हैं। तनहा कहीं गिर जाएं तो मैदान छोड़कर फरार की राह इख्तियार करते हैं। सागा अब शहर का मामूली बनवाश नहीं रहा, वो गुंडों की एक बड़ी खेप को पाल रहा है। तुम्हें इसका ठिकाना तो मालूम ही होगा? सुल्तान शाह ने तजस्सुस से पूछा। ऐसे लोग जो तन्हाई में अपने साय से भी खौफ खाते हों हर वक्त अपने ठिकाने बदलते रहते हैं, मैंने जवाब दिया। लेकिन फिर भी इसका सुराग लगाया जा सकता है। वो रास अलमेडा की तरह छल्लावा नहीं बन सकेगा। वो गिरफ्त में आ जाए तो फिर रास अलमेडा के नरखरे तक भी रसाई हासिल हो जाएगी। हम ट्रैफिक की भीड़ में शामिल होकर नहायत इत्मीनान से पुराने नुमाइश के चौराहे तक पहुंच गए। वहां बनी हुई ट्रैफिक पुलिस की चौकी के करीब पुलिस वालों की 3 गश्ती गाड़ियां खड़ी हुई थी। इनका अमला स्ट्रीट लाइट की रोशनी में सड़क की वस्ती पट्टी के करीब कुछ गप्पियों में मसरूफ था। नाकस मवासलाती निजाम या फिर रेडियाई पैगामात में अदम दिलचस्पी के बिना पर शायद उन्हें इल्म ही नहीं हो सका था कि इनसे 2-4 किलोमीटर दूर एक पुलिस पार्टी संगीन बमबारी के खतरे से 2-4 हो चुकी थी और मुजरिम फरार होने में कामयाब हो गए थे। मैं नुमाइश के चौराहे से सदर के रास्ते पर घूम रहा था कि अचानक ऑपरेटर्स के रिसीवर पर कॉल का इशारा मौसूल होने लगा।
वो सिग्नल सुल्तान शाह से भी पोशीदा नहीं रह सका। मुझे मुस्तजब पाकर उसने मेरी जेब से ऑपरेटर्स निकालना चाहा, लेकिन मैंने सख्ती से उसे रोक दिया। उसने हैरत से कहा, यह अव्वल खान की काल मालूम होती है, वो कोई अहम बात करनी चाह रहा होगा। मुझे भी मालूम है। उसके इस्तराब पर मैंने दांत पीस कर कहा, लेकिन ये याद रखो कि इस वक्त हम मफरूर मुजरिम हैं। इतने भारी ट्रैफिक में ऑपरेटर्स इस्तेमाल करना खतरनाक हो सकता है। मैं पिछली सीट पर लेट कर बात की लेता हूँ। उसने नीम दिली से कहा, तुम गधे हो। बसों और ऊंची गाड़ियों में सफर करने वाले कारों में अंदर तक झांक सकते हैं। खुदा का शुक्र अदा करो कि अभी तक हमें कहीं नहीं रोका। क्या तलाशी की नौबत आ गई तो हम हथियारों और दस्ती बमों की मौजूदगी का कोई हल्का सा जवाब भी पेश नहीं कर सकेंगे। चैन से बैठो, घर पहुंचकर अव्वल खान से राब्ता कर लिया जाएगा। इस वक्त तुम भी गरोबंद शहजादों की तरह मसलहत की राह इख्तियार कर रहे हो। मैं बरकी इश्तिहारों के तेज इनिकास में उसे गुसीली नजरों से घूर कर रह गया। हमारा बकिया सफर तकरीबन खामोशी से तय हुआ। मेरे ज़हन पर इस वक्त बस एक ही उलझन सवार थी कि रासल मेंढा के साथ हमारा तसादुम जूं जूं तूल पकड़ रहा था। शहर में खूनरेजियों में शिद्दत आती चली जा रही थी। इन दिनों वैसे भी अमनो अमान की सूरत हाल तसल्ली बख्श नहीं थी। इन बेनामो निशान मुकाबलों की आड़ लेकर शहर के छोटे मोटे बदमाश भी इंतजामिया के लिए दुश्वारियां खड़ी कर सकते थे। इन वाकयात का जल्द अज जल्द इक़्तिदार किया जाना नागुज़ीर हो गया था। इसके लिए जरूरी था कि रासल मेंढा का किस्सा तमाम कर दिया जाए या फिर इसे पाकिस्तान की सरहदों से बाहर फरार होने पर मजबूर कर दिया जाए। मैं इसी अधेड़ बुन में उलझा हुआ था कि रासल मेंढा के लिए बदतरीन मसाइब पैदा करने का एक खुशगवार मंसूबा मेरे जहन में सर उभारने लगा। इस पर अमल करके इस मूज़ी दरिंदे पर बहुत आसानी से अरसा हयात तंग किया जा सकता था। इस मंसूबे में कलीदी अहमियत इन तस्वीर की थी जो अव्वल खान के इसरार नामी मातहत ने अपने स्पाई कैमरे से हासिल की थी। सारे रास्ते रह रहकर ऑपरेटर्स पर काल के इशारे मौसूल होते रहे, लेकिन मैं मुसलसल इन्हें नजरअंदाज करता रहा। मुझे अंदाजा था कि मेरी तरफ से जवाब न मिलने पर अव्वल खान सख्त परेशान हो गया होगा। जवाब न मिलने से वो एक ही नतीजा अखज़ कर सकता था कि मैं किसी मुसीबत से दो चार हो गया हूँ, मगर मैं मजबूर था। हम दोनों गाड़ी में आगे पीछे सवार थे, लेकिन सिंधी मुस्लिम हाउसिंग सोसाइटी के हदूद से बाहर आते ही सुल्तान शाह अकवी नशिस्त से उचक कर मेरे बराबर वाली सीट पर आ चुका था और अपनी जुबान बंद रखने के बावजूद वक्फे वक्फे से बहुत गौर से मेरे चेहरे का जायजा ले रहा था। रासल मेंढा के खिलाफ एक शानदार मंसूबा सूझ आने पर मेरे चेहरे के तासुरात में तब्दीली आनी फितरी थी। सुल्तान शाह ने वो तब्दीली भाम कर कई मरतबा जुबान खोलने का इरादा किया, मगर मुझे अपनी तरफ मुतवज्जा न पाकर खामोश रहने पर मजबूर हो गया। मेरी सारी तवज्जा पुरहुजूम सड़क पर मरकूज थी, लेकिन मैं कन्नखियों से वो सारी कैफियत देकर सुल्तान शाह की परेशानी से लुत्फ अंदोज हो रहा था। जब मैं गाड़ी बंद करके उतरा तो उससे ना रहा गया और वो पूछ ही बैठा, तुम रास्ते भर क्या मंसूबा बंदियां करते आए हो? तुम्हारे चेहरे से दबी दबी खुशी फूटी पड़ रही थी। इतना सब्र किया है तो चंद मिनट और इंतजार कर लो, घर आ ही गए हैं। वहां बैठ कर बातें होंगी। हम दोनों घर में दाखिल हुए तो ये देखकर हैरान रह गया कि अव्वल खान हमसे पहले वहां मौजूद था। उसका चेहरा फक था और आंखों में तशवीश के साए लर्जा थे। हमें देखते ही वो खिल उठा। मेरे दम निकला हुआ था। क्या तुम्हारे ऑपरेटर्स की बैटरियां भी जवाब दे गई? उसने सुल्तान शाह को तपाक से अपने सीने से लगाते हुए मुझसे पूछा। ऑपरेटर ठीक ठाक है, हमारी बैटरी का डिस्चार्ज होने से बाल बाल बच गए। मैंने हंस कर कहा, फिर तुम मेरी कॉल्स का जवाब क्यों नहीं दे रहे थे? मैं कम से कम 10 मरतबा तुम्हें ट्राई कर चुका हूँ। मजबूरियां, ये बताओ कि स्टेशन 4 की खबरें क्या है? मैंने पूछा। परेशानियों का सिलसिला चल निकले तो ऐसा मालूम होता है जैसे आसमान टूट पड़ेगा। वहां के फोन बेजान थे। इसरार की तरफ से जवाब नहीं मिल रहा था। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था। फिर भला वक्त शुरू हुआ तो पता चला कि वो मसाइल इतने संगीन नहीं थे। इसरार की चौंका देने वाली कहानी तुम सुन चुके हो। स्टेशन 4 पर 2 आदमियों को मामूली खराशें आई हैं। अपने जख्मों से ज्यादा खून बहने की वजह से वो भयानक नजर आ रहे थे। तीसरे आदमी के जख्म जरा गहरे हैं, मगर वो भी चंद रोज में भर जाएंगे। मुझे इन्हीं तीनों की फिक्र थी। माली नुकसान की मुझे कभी परवाह नहीं होती। एलएस की हरकत से फोर्स को खासा माली नुकसान पहुंच जाए, चंद रोज में इसका भी अजाला कर लिया जाएगा। शायद इसीलिए तुम वहां से इतनी जल्दी लौट आए। सुल्तान शाह ने राय जाहिर की। वहां मुझे ज्यादा देर नहीं लगी। मुझे इसरार की ज्यादा फिक्र थी। वह मुझे रास्ते में मिल गया। उसकी कहानी सुनने के बाद मैंने उसका ऑपरेटर्स लेकर उसे स्टेशन 4 भेज दिया। मैं रास्ते भर तुमसे बात करने की कोशिश करता रहा। हैरत की बात है कि तुम सोराबकोट से यहाँ पहुंच गए, मगर हमने सिंधी मुस्लिम हाउसिंग सोसाइटी से यहाँ तक आने में ज्यादा वक्त लिया। सुल्तान शाह ने पलकें झपकाते हुए कहा, मैं शहर की कम मसरूफ सड़कों पर तेज रफ्तारी से सफर करता रहा और तुम पूरे शहर के गंदे ट्रैफिक से गुजर कर यहाँ तक पहुंचे हो। इस तरह कुछ न कुछ तो फर्क पड़ता ही है। यह बताओ कि तुम दोनों क्या करके आए हो? सुना है कि तुम रासल मेंढा और उसके साथियों की शिकार पर निकले हुए थे। इरादा यही था, लेकिन सितारों ने यावरी नहीं की, वरना आज उसका किस्सा निमट जाता। मेरे जवाब पर वीरा के खूबसूरत होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई। वो बोली, मुझे जानकर खुशी हुई कि तुम भी सितारों वगैरह में यकीन रखते हो। यही बात मैंने की होती तो तुम एतराज जड़ देते। मैं इन खराफात में यकीन नहीं रखता, बस मुहावरे की बात थी जो कह डाली। बस। अव्वल खान हाथ उठाकर बोला, आपस की बहस में उलझने के बजाय अपनी कहानी शुरू करो। मुझे सिर्फ एक बात बता दो। मैंने खुशामदाना लहजा में कहा, इसरार की बनाई हुई तस्वीर कहाँ है? वो मैं ले आया हूँ।
मगर पहले तुम्हारी कहानी, वो मानी खेज मुस्कुराहट के साथ बोला। मेरे इतना ही काफी था कि अव्वल खान वो तस्वीर अपने साथ ले आया था। मैंने ड्रामाई जुज़वियात से गुरेज करते हुए उन लोगों को वो तमाम वाकयात बिला कमुकास सुना दिए जो सिंधी मुस्लिम हाउसिंग सोसाइटी में हमारे साथ पेश आए थे। मेरी कहानी ज्यादा तवील नहीं थी। मेरे खामोश होते ही सवालात का सिलसिला चल निकला, मगर वो वाकयात इस कदर वाज़ेह समतों की निशानदेही कर रहे थे कि चंद ही मिनट में उन तीनों के सवालात का जखीरा जवाब दे गया। और अब वो तस्वीर, कमरे में खामोशी होते ही मैंने अपना मुतालबा पेश कर दिया। अव्वल खान के इशारे पर वीना ने कुशन के नीचे से तस्वीर का लिफाफा निकाल कर मेरी तरफ बढ़ा दिया। इसरार का असबाई कैमरा बहुत हिसास और जदीद तरीन है। अव्वल खान मुदाफाना लहजे में बोलने लगा। उसने लोगों के 36 फ्रेम लिए थे, लेकिन खिड़की की झुर्री नाकाफी थी। 35 तस्वीरों में किसी का भी मुकम्मल चेहरा नहीं आ सका। बस रास अलमेडा की तस्वीर मुकम्मल है, मगर उसका फोकस बिगड़ा हुआ है। मैं पोस्ट कार्ड साइज की रंगीन तस्वीर को गौर से देख रहा था। पहली तस्वीर पर नजर पड़ते ही मुझे अंदाजा हो गया कि पर्दों की दरमियानी झुर्री तस्वीर कशी के लिए नाकाफी थी। हर जाविये से सिर्फ वही कुछ फिल्म बंद किया गया था जो झुर्री में से नजर आ सकता था। बकिया तफसीलात दाएं बाएं मौजूद पर्दों के पीछे छुप गई थी। सागा मेरे लिए अजनबी नहीं था। मैंने उसकी अधूरी तस्वीर में भी उसे पहचान लिया। वैसे भी 3 सफेद फामों में वो वाहिद गनमी जिल्द वाला था। रंगत की बिना पर उसकी शिनाख्त दुश्वार नहीं थी। फिर मुझे उसके चेहरे का एक हिस्सा नजर आया जो मुझे सिंधी मुस्लिम सोसाइटी के मकान में बेजान नजर आया था। अव्वल खान ने बताया कि इसरार ने इसका नाम मारून बताया था। इसके जुबान से वो इंकशाफ सुनकर मुझे रास अलमेडा की बर्बरियत में कोई शुबा नहीं रहा। मारून उसे इस कदर अजीज था कि वो बॉब रैंडल और दिलावर को कत्ल करके उसे फ्रीडम लॉज से अपने साथ निकाल ले गया था। वो मारून के लिए रास अलमेडा की मोहब्बत का एक रूप था। जब उसी मारून ने रास अलमेडा की उस्ताद तबाह के खिलाफ कोई बात की तो उसने बिला तामुल मारून की पेशानी में पिघला हुआ शीशा उतार दिया। वो अपने गुस्ताव गुलामों के लिए रास अलमेडा की नफरत की दूसरी इंतहा थी। अपनी इन मुतजाद रवैयों की वजह से वो नॉर्मल नजर नहीं आता था। इसकी तस्वीर खुशकिस्मती से मुकम्मल थी। शायद इसरार ने अपनी सारी तवज्जो उसी को फोकस करने पर मरकूज रखी थी। जो ही उसका पूरा चेहरा कैमरे की गिरफ्त में आया, इसरार ने बटन दबा दिया। वो तस्वीर बहुत ज्यादा वाज़ेह नहीं थी, थोड़ी सी धुंधली थी। आगे की तरफ कदरे मुड़े हुए कानों, चौड़े जबड़ों, तंग पेशानी, सर्द आंखों और सीधी लकीर की तरह खिंचे हुए सफाकाना होंठों से रास अलमेडा बिल्कुल वैसा ही नजर आता जैसा वो था। उसके हाथ में विस्की का गिलास था और उसकी नजरें अपने गिलास पर जमी हुई थी। वो रास अलमेडा की वाहिद मुकम्मल तस्वीर थी। दूसरी तस्वीर में उसके चेहरे के बाद हिस्से मौजूद थे। मुकम्मल तस्वीर देख लेने के बाद इन जुज़वी खतोखाल को आसानी से पहचाना जा सकता था। सुल्तान शाह मेरे बदन से चिपक कर इन तस्वीर पर झुका हुआ था। मैं कई सेकंड तक अपने इस खून अशाम हरीफ की तस्वीर देखता रहा। फिर मैंने वो पूरा पलंदा सुल्तान शाह को थमा दिया। मुझे इसरार से पूछना याद नहीं रहा, जब उसने अपने कानों से इन लोगों के नाम सुने थे तो उनकी दूसरी गुफ्तगू भी सुनी होगी। वो वहां जमा होकर किस मौजू पर बातें कर रहे थे? मैंने अव्वल खान से पूछा। वो सब सखी मुराद के खिलाफ अपने दिल का गुबार निकाल रहे थे। अव्वल खान ने जवाब दिया, इनकी गुफ्तगू में इस गद्दार के लिए बुरे इल्काबात और गालियों के सिवा कुछ नहीं था। वो एक तरह से सखी मुराद की हलाकत का जश्न था। हाँ, उसकी क्या खैर खबर है? मैंने चौंक कर सखी मुराद के बारे में पूछा। कुछ पता नहीं, अव्वल खान अपने चाने उचका कर बोला। स्टेशन 4 के फोन नाकारा होने की वजह से मेरा किसी से राब्ता नहीं हो सका। चंद घंटों में वहां की लाइनें बहाल हो सकेंगी। अभी फोन करके मालूम करता हूँ। हो सके तो ये भी मालूम करो कि सिंधी मुस्लिम हाउसिंग सोसाइटी के मकान पर रूनुमा होने वाले वाकयात और मारून की लाश के बारे में क्या सोचा जा रहा है। इन हवालों से मैं एक नई बिसात बिछाने का इरादा रखता हूँ। अव्वल खान फोन पर नंबर मिलाने में मसरूफ हो गया। सुल्तान शाह मेरे सर हो गया। हम घर आ चुके हैं, अब बताओ कि तुम रास्ते भर क्या सोच सोच कर दिल ही दिल में खुश हो रहे थे। अव्वल खान फोन से फारिग हो जाए तो इस बारे में बात करेंगे। तुम एक ही बात सोचकर खुश हो सकती हो कि मैं इनकरीब तुम्हारा पीछा छोड़ने वाली हूँ। वीरा इस्तज़ाइया लहजे में बीच में बोल पड़ी। वीरा, मैं तुमसे दस्त बदस्त इल्तिजा करता हूँ कि फिजा को इतना खराब ना करो कि तुम्हारी रवानगी तक हम सब के दिलों में एक दूसरे के लिए तलखियों की बुनियाद पर जाए। मैंने घूर कर खुश्क लहजे में कहा। अव्वल खान शायद नंबर मिलाकर दूसरी तरफ से रिसीवर उठाए जाने का इंतजार कर रहा था। उसने बनाकर अपना रिसीवर क्रैडल पर रख दिया और कहने लगा, पहले तुम लोग अपने झगड़ों से निपट दो, मैं बाद में फोन कर लूंगा। अब हम सब कमरे में चलते हैं। वीरा ने गजाला कहा, हाथ थाम कर अपनी जगह छोड़ते हुए मुझसे कहा, अव्वल खान को सुकून से फोन पर बात करने दो, हमारी बातों की वजह से इनका ध्यान भटकता रहेगा। सुल्तान शाह ने फौरन वीरा की तकलीद की थी। गजाला के होठों पर मीठी मीठी मुस्कुराहट फैल गई थी। वो बहुत दिलचस्पी से मेरी तरफ देख रही थी। दूसरी तरफ वीरा की सुलगा देने वाली नजरें भी मेरे चेहरे पर मरकूज थी। मैं बेबसी से मुस्कुराता हुआ अपनी जगह से उठ गया। वीरा जरा जरा सी बातों में मुझसे इन भले दिनों का खराज वसूल करने की ख्वाह नजर आ रही थी जो हमने साथ रहकर बड़ी आसूदगी से गुजारे थे। उसने मुझे कभी भी कोई नाशाइस्ता धमकी नहीं दी थी, लेकिन मुझे उसकी आंखों में यह तहरीर हर वक्त बहुत वाज़ेह नजर आती थी कि मैंने उसका दिल तोड़ा। जहाँ इसकी बात न मानी तो वो किसी न किसी तरह गजाला को इन खुशगवार मुलाकातों का अहवाल सुना देगी जिसकी यादें मेरे और उसके दिल में दफन थी। अव्वल खान ने हमारे काफिले को रोकने की कोई कोशिश नहीं की। किसी बुत की तरह अपनी ठोड़ी हथेली पर टिकाए हमें ड्राइंग रूम से रुखसत होते देखता रहा। इस वक्त उसकी आंखों में उसकी पेशा वराना लाताल्लुकी ऊपर आई थी।
ऐसे लम्हात में वो इखलाक और मुरव्वत को भूलकर सिर्फ डिसिप्लिन का पाबंद रह जाता था। वीरा गजाला को लेकर अपनी ख्वाबगाह की तरफ चल दी थी। मुझे भी मजबूरन उधर ही का रुख करना पड़ा। इस रोज मौसम खासा अच्छा था, लेकिन बंद दरवाजे खुलते ही अंदर से आने वाली खुनक हवा के झोंके से अंदाजा हुआ कि वीरा के कमरे का एयर कंडीशनर पूरे जोर शोर से काम कर रहा था। वो कौन से आबी जानवर हैं जो मुर्गे बिस्मिल खाते हैं? आबी जानवर को खुश्की पर छोड़कर मुर्गे मुसल्लम खिलाया जाए तो वो जिंदा नहीं रहता। मैंने सुल्तान शाह को आंख मारकर कहा। वो लम्हे भर के लिए बुखलाया, मगर संभाला लेकर फौरन ही पूरे जोरों शोर से मेरी हाँ में हाँ मिलाने लगा। वो कौन से आबी जानवर हैं जो मुर्गे मुसल्लम खाते हैं? वीरा ने मुड़कर आंखें निकाली। असल अहमियत आबी जानवर को खुश्की पर लाने की है। मुर्ग मुसल्लम बिला वजह मारा जाता है। मैंने बेपरवाही से कहा, इस कमरे में आए हो तो अब ऐसी बेसुरपा बातें मत करो। वो घर्रा कर बोली, मजबूरी है, यहाँ का मौसम ही कुछ ऐसा हो रहा है। मैंने उसकी बरहमी को जरा भी अहमियत नहीं थी। इस कमरे के मौसम में कौन से कीड़े निकल आए हैं जो तुम्हारे दिमाग पर असरअंदाज हो रहे हैं? बर्फानी रीछ इस्तवाई जंगलात में बिलक बिलक कर मर जाता है।